हैम्बर्ग में फिल्म की शुरुआत एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ होती है जो रिहर्सल के लिए तैयार हो रहा है। इसी दौरान ओपेरा हाउस के पार्किंग लॉट में एक रहस्यमयी ट्रक पार्क होता है। जैसे ही संगीतकार अपना अभ्यास शुरू करते हैं, ट्रक से आतंकवादी बाहर निकलते हैं और थिएटर में घुसकर हवा में गोलियां चलाते हैं ताकि उनके इरादे साफ हो जाएं। तुरंत ही अधिकारी एक विशेष बल टीम को भेजते हैं जिसकी अगुवाई जॉन कर रहा होता है। जॉन अपनी टीम को आदेश देता है कि वे निर्देशों का पालन करें ताकि किसी निर्दोष को नुकसान न पहुंचे। इसी बीच आतंकवादी एक लाइव प्रसारण शुरू करते हैं जिसमें वे बंधकों को दिखाते हैं और उनकी रिहाई के लिए $30 मिलियन की मांग करते हैं। आतंकवादियों का नेता एक महिला को पकड़ लेता है जिससे टीम के दूसरे कमांडर माटो बेचैन हो जाते हैं। हालांकि उनके कप्तान उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन आतंकवादी महिला को सिर में गोली मारकर उसे एक उदाहरण बना देता है। इसके बाद माटो गुस्से में आकर गोलियां चलाने लगता है जिससे उसकी टीम की पोजीशन खुल जाती है। कुछ अपराधी भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सैनिक उन्हें बाहर निकलते ही ढेर कर देते हैं। वहीं माटो और जॉन थिएटर के अंदर कई दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में वे पूरे एरिया को साफ कर देते हैं बिना किसी नुकसान के। फिर भी जॉन माटो को आदेश न मानने के लिए डांटता है। इसी बीच जॉन जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसे पेट में गोली लगी होती है। जैसे ही माटो उसे संभालने की कोशिश करता है, भीड़ से एक पियानिस्ट उठता है और माटो पर गन तान देता है। वह एक और आतंकवादी होता है जो भेष बदल कर आया था। वह थिएटर के बम सक्रिय करने की कोशिश करता है लेकिन माटो उसे निष्क्रिय कर देता है। हालांकि वह जॉन को गोली लगने से नहीं बचा पाता और जॉन वहीं ढेर हो जाता है। इस त्रासदी के 5 साल बाद माटो को रोमानिया में रहते हुए दिखाया जाता है जहां वह एक लकड़ी के कारखाने में काम करता है। हालांकि यह शांत जीवन उसे जॉन और उसके परिवार के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करने से नहीं रोक पाता। कुछ बेहतर की उम्मीद में माटो अपनी नौकरी छोड़ देता है और नई राहों की तलाश में निकल पड़ता है। वहीं एम्स्टर्डम में इंटरपोल की एक टीम जिसकी अगुवाई एजेंट शिरा कर रही होती है, विभिन्न आपराधिक संगठनों से जुड़े ट्रक शिपमेंट को पकड़ती है। दूर से एक अपराधी यह सब देख रहा होता है और अपने बॉस सावन को इसकी सूचना देता है। शिरा एक गुंडे को गली में ले जाती है और उसे रोमन के रूप में पहचानती है जो एक अंडरकवर एजेंट होता है और उसने शिपमेंट की जानकारी दी थी। हालांकि शिरा इस बात से निराश होती है कि वे नेताओं को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन रोमन कहता है कि यह ऑपरेशन उन्हें छिपने के लिए मजबूर कर देगा। अगले दृश्य में हम पॉल से मिलते हैं जो क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में एक जाने माने बिजनेसमैन है। हालांकि जब वह अपने परफॉर्मेंस चार्ट्स को देखता है तो उसे लगता है कि वह अब इतना सफल नहीं रह गया है। वहीं माटो एम्स्टर्डम में रुकता है और जॉन की विधवा हेलेन और उसकी छोटी बेटी एंजी से मिलने जाता है। हेलेन उसे गर्मजोशी से गले लगाती है और बताती है कि वह पॉल से शादी कर चुकी है। हालांकि वह अभी भी जॉन को याद करती है। जॉन के बारे में बात करते हुए वह माटो को उसकी अंतिम संस्कार में शामिल न होने के लिए डांटती है। माटो जवाब देता है कि वह जॉन की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, जिससे हेलेन और दुखी हो जाती है। वह एक नई जिंदगी बनाने की कोशिश कर रही है और पुराने जख्मों को फिर से नहीं खोलना चाहती। माटो जाने का फैसला करता है लेकिन हेलेन अपना मन बदल लेती है और उसे कुछ दिन रुकने के लिए कहती है। वह उसे जॉन के कपड़े पहनने की भी इजाजत देती है, यह कहते हुए कि जॉन को इससे कोई आपत्ति नहीं होती क्योंकि वे भाई जैसे थे। इसी बीच सावन को शक होने लगता है कि उसके संगठन में कोई मोल है और वह अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों को उसे ढूंढने का आदेश देता है। बाद में जब पॉल काम से घर लौटता है तो वह घर में माटो को देखकर हैरान होता है, लेकिन अपनी पत्नी के सम्मान में उसे स्वीकार कर लेता है। रात को माटो को अफगानिस्तान में जॉन के साथ की एक मिशन की याद आती है जहां जॉन उसे बताता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। माटो को उदास देखकर पॉल उसके पास बैठता है और सैनिकों के भाग्य पर दुख जताता है जो घर लौटकर भी कुछ नहीं पाते। हालांकि माटो कहता है कि लड़ने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। इसके बाद पॉल माटो के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताता है और उसकी पत्नी जवाब देती है कि वह कई लड़ाइयों से गुजर चुका है। सुबह सुबह माटो अपना सामान पैक करने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह बोझ बन गया है। हालांकि वह दरवाजे पर एनजी का एक नोट देखता है जिस पर लिखा होता है, कृपया बिना अलविदा कहे मत जाओ। अगले दिन अपनी सुबह की दौड़ के बाद
मार्टो घर लौटता है और हेलेन को एनजी को स्कूल छोड़ने के लिए तैयार होते देखता है। हेलेन उसे अपने कुत्ते की देखभाल करने के लिए कहती है। इसी बीच पॉल सावन से अपने ऑफिस में मिलता है। सावन पॉल के बैंक अकाउंट से गायब 15 मिलियन यूरो के बारे में पूछता है। पॉल, जो अपने नसों को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, बताता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक छोटी सी दिक्कत आ गई है और उसे इसे ठीक करने के लिए एक और दिन चाहिए। वह यहाँ तक कहता है कि अगर वह समस्या का समाधान नहीं कर पाया तो वह सजा स्वीकार करेगा। हालांकि सावन उसे आश्वस्त करता है कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और वह पॉल के परिवार की तस्वीर को देखता है। जब सावन और उसका बॉडीगार्ड वेयर बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि रोमन उन्हें पास के पार्क से देख रहा होता है, इस बात से अनजान कि उसे भी एक अन्य अपराधी ने निशाना बना लिया है। वहीं मार्टो के साथ हेलेन उसे बोर होते देखकर पार्क चलने का न्योता देती है, जहां वह एनजी के साथ खूब मस्ती करता है। घर लौटने पर हेलेन एक चिंतित पॉल से मिलती है, जो उसे बताता है कि उसे कुछ मॉर्निंग कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। सुबह होते ही मार्टो अपनी रोज की दौड़ पर निकलता है। इसी दौरान एम्स्टर्डम की नहरों में एक छोटी सी टूरिस्ट बोट चल रही होती है, जो एक पुल से लटके हुए शव से टकरा जाती है। दुर्भाग्यवश वह शव रोमन का होता है। जब शिरा और उसका पार्टनर फिशर इस त्रासदी के बारे में सुनते हैं तो वे समझ जाते हैं कि माफिया उन्हें एक संदेश दे रहा है। पॉल भी मौत की बदबू महसूस करता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बुरी खबर देखने के बाद उसने सावन से और समय मांगा था, जिसे सावन ने अच्छे से नहीं लिया। जब मार्टो यार्ड में बिना शर्त के काम कर रहा होता है तो एनजी उसके गोलियों के निशान के बारे में पूछती है, जो सैनिक के लिए दर्दनाक यादें ताज़ा कर देती है। हालांकि लड़की उसे गले लगाकर सांत्वना देती है। इसी समय हेलेन को अपने पति का फोन आता है, जो उसे बताता है कि वह आज देर से घर आएगा। उस रात मार्टो शहर में हेलेन और एनजी के साथ डिनर पर जाता है। एनजी उसे अपने परिवार की एक ड्राइंग देती है, जिसमें मार्टो भी शामिल होता है। हेलेन उसे एनजी के लिए और कुछ दिन रुकने के लिए कहती है। अचानक मास्क पहने गैंग मेंबर्स मार्टो पर बल्ले से हमला कर देते हैं और उसे कोई राहत नहीं देते। एनजी उसे बचाने की कोशिश करती है तो गैंग मेंबर्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। मार्टो उन्हें ऐसा करने नहीं देता और उनके वैन में कूदकर उनमें से एक को खिड़की से बाहर फेंक देता है। वह बाकियों से लड़ता है, लेकिन वैन दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। जैसे जैसे वह होश खोता और पाता है, मार्टो को जॉन के साथ बॉक्सिंग सेशन की याद आती है। जब वह जॉन से पूछता है कि वह अब भी सैनिक क्यों है, जबकि वह जल्द ही पिता बनने वाला है। जॉन जवाब देता है कि उसका परिवार सेना भी है और यही चीज युद्ध और उसके घर के बीच खड़ी है। जब मार्टो होश में आता है तो वह खुद को हॉस्पिटल की गर्नी से हथकड़ी लगी हुई पाता है। बाहर हेलेन और पॉल एजेंट शिरा और फिशर से एनजी के अपहरण के बारे में बात कर रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद मार्टो गर्नी को घसीटता हुआ वहां आता है। फिशर उसे आजाद कर देता है, क्योंकि वह उसे कोई खतरा नहीं मानता। जब मार्टो घोषणा करता है कि वह एनजी के अपहरणकर्ताओं का पीछा करेगा तो शेर उसे याद दिलाती है कि वह कंसोर्टियम से निपट रहा है, जो आमतौर पर सिर्फ गुमनाम शहरों की लावारिस लड़कियों को उठाता है। यह सुनकर पॉल चुप रहता है। मार्टो के जाने से पहले शेर उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि अगर वह एनजी को ढूंढे तो उसे कॉल करे। उधर शेर और फिशर एनजी के अपहरण की सच्चाई पता लगाने में जुट जाते हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं होता कि सावन का एक आदमी उन पर नजर रख रहा है। इस बीच अपने क्लब में सावन एनजी को बहलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही यह भी सोच रहा है कि उसे किस सिंडिकेट को बेचा जाए। दूसरी ओर मैटो एनजी की बनाई हुई एक ड्राइंग को देखता है और उसे जॉन की बात याद आती है, जब उसने मैटो से एनजी का गॉडफादर बनने और उसकी रक्षा करने का वादा लिया था। इस संकल्प के साथ मैटो पॉल का सामना करता है, जो उसे याद दिलाता है कि सावन के पास हर जगह कनेक्शन है। पॉल ये बात पहले क्यों नहीं बताई, ये सोचकर मैटो को गुस्सा आ जाता है और वह पॉल को मारने ही वाला होता है। तभी पॉल कबूल करता है कि वह सावन का 15 मिलियन यूरो का कर्जदार है। यह सुनते ही मैटो जॉन के हथियार उठा लेता है और पॉल से कहता है कि वह कॉल करके सावन को बताए कि उनके पास पैसे हैं। सावन पैसों के बदले एनजी को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़ने का वादा करता है, लेकिन फोन रखते ही वह अपने लोगों को आगाह करता है कि यह एक चाल हो सकता है और उन्हें तैयार रहने का हुक्म देता है। उधर फिशर पॉल के घर की निगरानी कर रहा होता है और उसे सबूत मिल जाते हैं कि पॉल सावन के संपर्क में है।
लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, मैटो अचानक उसके ऊपर बंदूक तान देता है और उसकी कार छीन कर देकर एंजी की तलाश में निकल जाता है। इसी बीच हेलन फिशर को घर में आने का न्योता देती है, जिससे पॉल बेचैन हो जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर मैटो कुछ गुंडों से मिलता है जो कहते हैं कि उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए, जबकि एंजी किसी दूसरी जगह छोड़ी जाएगी। मजबूरी में मैटो पैसे से भरा बैग सौंप देता है, लेकिन जैसे ही गुंडे उसे खोलते हैं, अंदर एक बम निकलता है जो तुरंत फट जाता है। धमाके में कई गुंडे मारे जाते हैं और मैटो बाकी बचे लोगों से लड़ाई करता है। वह उनमें से एक को जिंदा छोड़कर पूछताछ करता है। उधर पॉल का एक आदमी सावन के लिए हेलन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिशर उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन फिशर को बुरी तरह चाकू मार दिया जाता है। आखिरी पल में हेलन हिम्मत जुटाकर बंदूक निकालती है और हमलावर को डरा देती है, जिससे वह भाग जाता है। वहीं पॉल इस पूरे ड्रामे को नजरअंदाज करके अपनी कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह निकलता है उसे वर घेर लेता है और वहीं पर मार देता है। कुछ देर बाद शिर वहां पहुंचती है और घायल फिशर की मदद करती है। वो उससे कहती है कि उसकी बहादुरी के लिए उसे मेडल मिलेगा। तभी उसे अचानक मैटो का फोन आता है, जो एंजी को बचाने के लिए बैकअप मांगता है। इस दौरान सावन अपने क्लब में बेचैन होकर इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसके लोगों का कोई पता नहीं चल रहा। जब वह एंजी से मैटो के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि वह उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, और एंजी सही होती है, क्योंकि उसी वक्त मैटो क्लब में घुसकर गार्ड्स को बेरहमी से पीटते हुए आगे बढ़ता है। कुछ गार्ड्स बंदूक निकालते हैं, लेकिन शेर सही समय पर पहुंचकर उन्हें गोली मार देती है। मैटो उससे पूछता है कि और फोर्स कहां है, जिस पर वह जवाब देती है कि मैं ही बैकअप हूं। सावन एंजी को लेकर छत की तरफ भागता है और अपने सबसे खतरनाक गुंडों वर और एल को आखिरी सुरक्षा दीवार के रूप में छोड़ देता है। शिर और मैटो दोनों उनसे लड़ने लगते हैं। बराबरी की टक्कर में शिर चाकू से लड़ती है, जबकि मैटो अपने नंगे हाथों से। लेकिन वर और एल काफी खतरनाक होते हैं और हीरो बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। शेर के कंधे में चाकू लग जाता है और मैटो पर लगातार हमले होते हैं, लेकिन दोनों आखिरकार ताकत जुटाकर एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बदल लेते हैं। लगातार वार झेलने के बावजूद मैटो अपनी पूरी ताकत से एल की गर्दन तोड़ देता है और फिर वर के सिर पर एक बड़ा पत्थर पटककर उसे खत्म कर देता है। इस बीच सावन एंजी को लेकर सड़कों पर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन मैटो उसे ढूंढ लेता है। वह सावन से कहता है कि अगर वह एंजी को छोड़ दे तो उसे जाने देगा, लेकिन सावन एंजी को ढाल बनाकर गोली चला देता है। हालांकि गोली लगने के बावजूद मैटो एक छुपी हुई चाकू निकालकर सावन के दिल में उतार देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। एंजी दौड़कर मैटो के पास आती है, जो दर्द में मुस्कुराते हुए कहता है कि अब वे घर जाएंगे। कुछ महीनों बाद एंजी अपनी माँ के साथ खुशी से रह रही होती है। वहीं मैटो एक जहाज पर नए सफर के लिए निकल चुका होता है, लेकिन इस बार एंजी की नई ड्राइंग उसके पास होती है, जिसमें अब पॉल शामिल नहीं है।